कविता की शादी होने वाली थी। कविता के पिता बचपन में ही उसे और उसकी माँ को छोड़कर लापता हो गए थे। उसकी माँ संगीता ने उसे पाला पोसा और अब वो कविता की शादी उसके पसंद के लड़के के साथ कराने जा रही थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कविता और उसकी माँ संगीता की शादी एक ही दिन हो जाती है। कविता और सचिन एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद, सचिन, अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब हम एक दूसरे से कैसे मिलेंगे? कविता, अब तो हमें एक दूसरे से मिलने के लिए कॉलेज आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन हम मिलेंगे कैसे? अरे पगली, अब तो हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? अब हम दोनों शादी करेंगे। मैं आज ही अपने घर में बात करूंगा। ओह सचिन, तुम कितने अच्छे हो। कविता और सचिन एक दूसरे से गले मिलकर अपने अपने घर आ जाते हैं। उस दिन सचिन अपने माता पिता को कविता के बारे में बताता है। ठीक है सचिन, अगर कविता तुम्हें इतनी पसंद है तो हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। वैसे भी कविता के पिता नहीं है, तो उसकी माँ ने बहुत मुश्किलों से उसे पाला और पढ़ाया लिखाया होगा। हम उन्हें और परेशान नहीं होने देंगे। हम कल ही कविता के घर चलेंगे और तुम दोनों की शादी की बात करेंगे। अगले दिन सचिन अपने माता पिता के साथ कविता के घर आता है और उसकी माँ संगीता से मिलता है। संगीता को भी सचिन और उसका परिवार बहुत पसंद आता है। दोनों ओर से शादी की बात पक्की हो जाती है। जब सचिन और उसके माता पिता चले जाते हैं तो संगीता को कविता की बहुत फिक्र होती है, क्योंकि कविता बहुत आलसी थी और हमेशा अपनी धुन में रहती थी। उसे अब तक अपनी मनमानी करने की आदत थी। इसी वजह से संगीता ये सोचकर परेशान हो जाती है कि कहीं उसकी हरकतों से उसके ससुराल वाले परेशान ना हो जाए। संगीता कविता से कहती है, देख, तेरी पसंद के लड़के से शादी करवा रही हूँ। ससुराल जाकर मेरी नाक मत कटवा देना। कहीं ऐसा ना हो कि अगले ही दिन तू लड़ाई करके बैठ जाए। पति के साथ सारी जिंदगी निभाना है तुझे, और किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तेरी लव मैरिज है। कोई पूछे तो कह देना पति का नाम नहीं लेती। तेरी सास जो कहे उनकी हर बात मानना। सुबह समय पर उठ जाना। कहीं ऐसा ना हो कि रात के 10 बजे तू सोकर उठे और ब्रेकफास्ट मांगे। पहली रसोई में अपनी पसंद का खाना बनाकर मत बैठ जाना। ससुराल वालों से पूछकर उनकी पसंद का खाना बनाना। और हाँ, सास जो कहे वही कपड़े पहनना। वो साड़ी कहे तो साड़ी ही पहनना। अगर सास कहे नाच के दिखा तो भजन पर नाचना। अपनी पसंद का कोई गाना मत लगा देना। संगीता बोले जा रही थी, लेकिन कविता पर उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो अपना फोन चला रही थी। तुझे कुछ सुनाई भी दे रहा है? मैं बोल रही हूँ और तू है कि फोन चला रही है। वहां सास की बातें सुनने के बजाय फोन मत चलाती रहना। सास की हर बात सुनना। माँ, मैं तुम्हारी हर बात सुन रही हूँ। तुम मेरी कितनी फिक्र करती हो, लेकिन अब मुझको तुम्हारी फिक्र हो रही है। मेरी कैसी फिक्र? मुझे क्या हुआ है? माँ, मैं ससुराल चली जाऊंगी तो तुम अकेली कैसे रहोगी? बेटी, हर लड़की को एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। उसके जाने के बाद उसके माता पिता अकेले ही रह जाते हैं। लेकिन माँ, पिताजी तो हमें कब का छोड़कर जा चुके हैं। उनके जाने के बाद तुमने अकेले मुझे पाला, और अब मैं भी चली जाऊंगी तो तुम कितनी अकेली पड़ जाओगी। इसलिए मैं अपने मोबाइल फोन में तुम्हारे लिए लड़का देख रही हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है, इस उम्र में मैं ये सब करूंगी? माँ, शादी की कोई उम्र नहीं होती। आजकल जमाना बहुत एडवांस हो चुका है। लोग तो बुढ़ापे में भी शादियां कर रहे हैं और तुम तो अभी जवान हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, विदेश में बिजनेस है उसका। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं करनी शादी वादी। तू अपनी शादी पर ध्यान दे और जो कहा है उस पर अमल कर। ठीक है माँ। संगीता कविता की शादी की तैयारियों में लग जाती है। इधर कविता संगीता को बिना बताए एक शख्स से मिलने जाती है। ये रही मेरी माँ की तस्वीर। क्या आपको मेरी माँ पसंद आई? हाँ, आपकी माँ बहुत सुंदर है और बहुत सुशील भी। वो घर चलाना बहुत अच्छे से जानती है। पिताजी के जाने के बाद उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से पाला और मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इसी महीने 28 तारीख को मेरी शादी है। तो क्या हमारा प्लान पक्का है? हाँ, बिल्कुल, हमारा प्लान पक्का है। आप उस दिन समय पर आ जाना। अच्छा, मैं चलती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। ठीक है। कविता घर आ जाती है और फोन पर सचिन को सारी बात बताती है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद मम्मी जी का ख्याल रखने वाला कोई तो होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन हमें मम्मी की शादी की तैयारी करनी होगी। ठीक है, चलो। कविता और सचिन संगीता की शादी के लिए शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करके कविता घर लौटती है। ये सब क्या है? माँ, ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदे मेरी शादी में पहनने के लिए।
मेरे लिए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी? माँ, मेरी शादी में क्या मेरी माँ अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी? उस दिन तुम्हें मेरी मर्जी से तैयार होना होगा। ठीक है, चल अब खाना खा के जल्दी सो जा। संगीता और कविता खाना खाकर सो जाते हैं। धीरे धीरे कविता की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे और शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। शादी के लिए कविता ने मेहंदी लगाने वाली को घर पर बुला लिया। माँ, मैं शादी के लिए मेहंदी लगवा रही हूँ, इसके बाद तुम भी मेहंदी लगवा लेना। शादी तेरी है या मेरी, मेहंदी तो दुल्हन को लगाई जाती है। अगर दुल्हन की माँ को भी लग जाएगी तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, तुम्हें मेहंदी लगवानी पड़ेगी। ठीक है बाबा, लगवा लूंगी। मेरे सामने जो इतनी जिद करती है, ससुराल जाकर मत करना, वहां जो सास कहे वही करना। ठीक है माँ। कविता और संगीता दोनों अपने अपने हाथों में मेहंदी लगवाती हैं। अब खाना कौन बनाएगा? खाना हम बाहर से मंगवा लेंगे माँ। अच्छा चलो, खाना बाहर से मंगवा लिया तो खाएंगे कैसे? एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा माँ। कविता ये सोचकर खुश थी कि उसकी शादी के बाद संगीता को अकेला नहीं रहना पड़ेगा। उसने संगीता के लिए जो प्लानिंग की थी उसके बारे में संगीता को कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ जाता है। कविता बेटी, पार्लर वाली आ गई है, तू जल्दी से तैयार हो जा, बाराती आते ही होंगे। तभी कविता संगीता को एक पैकेट देते हुए कहती है, तुम भी तैयार हो जाओ माँ, और ये कपड़े पहन लो। संगीता ने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक बेहद खूबसूरत लहंगा था। ये तो दुल्हन का लहंगा है, मेरी शादी थोड़ी ही ना है, मैं ये लहंगा नहीं पहनूंगी। दुल्हन की माँ तो हो ना, तुम्हें भी दुल्हन जैसा लगना चाहिए। माँ प्लीज इसे पहन लो ना। कविता जिद करने लगती है। ठीक है, तू जिद कर रही है तो मैं इसे पहन लेती हूँ। संगीता लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर के बाद बारात आ जाती है और कविता की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। संगीता कविता को लेकर स्टेज पर आती है। तभी संगीता की नजर शादी में आए उसी शख्स पर जाती है जिसे कविता ने बुलाया था। संगीता उस शख्स को देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू छिपाते हुए कहती है, इतने दिनों बाद ये यहाँ कैसे? कौन माँ? वो आदमी जो मुझे ही घूरे जा रहा है। माँ, उनका नाम निश्चल है, उन्हें मैंने बुलाया है। तू उन्हें कैसे जानती है? क्या आप उन्हें जानती हैं? हाँ, यही तो तेरे पिता हैं, जो हमें छोड़कर चले गए थे जब तू 1 साल की थी। तू इन्हें कैसे जानती है? माँ, मैं ये नहीं जानती थी कि यही मेरे पिता है, लेकिन मैंने इन्हें आपके लिए चुना है और आज आपकी इनके साथ शादी होने वाली है। क्या? मेरी शादी? हाँ माँ, मैंने और सचिन ने मिलकर ये तय किया था कि हमारी शादी के दिन ही आपकी भी शादी करवाएंगे, ताकि आपको अकेला न रहना पड़े। तभी निश्चल संगीता के पास आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो संगीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कविता मेरी बेटी है। हाँ, ये वही कविता है जिसे आप तब छोड़कर चले गए थे जब ये 1 साल की थी। निश्चल कविता को गले से लगाकर कहता है, मुझे माफ कर दो बेटी। एक ही शर्त पर माफ करूंगी। कैसी शर्त? आज ही माँ और आपकी शादी होगी, और वादा करो कि आप माँ को छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ बेटी, अब तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। उन तीनों की काफी देर तक बातें होती देखकर सचिन के माता पिता भी वहां आ गए। अरे भाई, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, यहाँ क्या बातें हो रही हैं? पिताजी, आज कविता के पिताओं से मिल गए, इनसे मिलिए, यही हैं कविता के पिता। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ, लेकिन कविता चाहती है कि इस खुशी के मौके पर उसके माता पिता की शादी आज ही इसी मंडप में फिर से करा दी जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, शुभ काम में देरी कैसी। उसके बाद शादी की रस्में शुरू होती हैं। एक तरफ तो कविता और सचिन 7 फेरे ले रहे थे, तो दूसरी तरफ उसी मंडप में संगीता और निश्चल की शादी हो रही थी। इस तरह मम्मी और बेटी की शादी एक साथ हो जाती है। कविता को उसके खोए हुए पिता मिल जाते हैं और संगीता को उसका पति। अब कविता को इस बात की कोई टेंशन नहीं थी कि उसके ससुराल जाने के बाद उसकी माँ का क्या होगा। सुमन और कुसुम दोनों जुड़वा बहनें थीं। दोनों का रंग रूप, यहाँ तक कि चेहरे भी बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों में से ये पहचान पाना मुश्किल था कि कौन सुमन है और कौन कुसुम। अरे ओ सुमन, सुनती क्यों नहीं? चल उठ जा जल्दी से और जाकर फटाफट धो दे सारे बर्तन। कुछ सीख अपनी बहन से, बेचारी सुबह से घर के कामों में लगी है और तुझसे बिस्तर ही नहीं छोड़ा जा रहा। क्या माँ, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो,
मैं सुमन नहीं कुसुम हूँ। सुबह से मैंने ही तो किए हैं घर के सारे काम, अब जाकर बैठी हूँ थोड़ी देर को। अच्छा माफ कर दे बेटी, एक तो शक्ल एक जैसी, ऊपर से तुम दोनों कपड़े भी एक जैसे पहन लेती हो। तू आराम कर। वैसे ये सुमन है कहाँ? मुझे नहीं पता, होगी यहीं कहीं। लगता है फिर निकल गई घर से बाहर। घर आने दो इसे, आज दिमाग ठिकाने लगाती हूँ इसके। ये राधा है, कुसुम और सुमन की माँ, जो अपने पति के देहांत के बाद अकेली ही दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उठा रही थी। कई बार खुद राधा भी कुसुम और सुमन में अंतर नहीं कर पा रही थी। असल में जिसे वो आराम करने को कह गई वो कुसुम नहीं बल्कि सुमन थी, जिसने बड़ी ही आसानी से अपनी माँ को बेवकूफ बना दिया था। अरे सुमन, तू यहाँ बर्तन धो रही है? चल अच्छा है, जल्दी से कर ले और फिर खाना बनाने में मेरी मदद करना। ठीक है माँ, आप चलो, मैं अभी आती हूँ। 1 मिनट, क्या कहा तूने? उफ, इस बदमाश ने मुझे फिर से पागल बना दिया। तू कुसुम है ना? हाँ माँ, कोई बात नहीं, जाने दो, मैं ये बर्तन धो के खाना बनवा दूंगी आपके साथ। अरे ऐसे कैसे, कितना काम करेगी तू? और ये महारानी बस आराम ही करेगी क्या? तू छोड़, ये बर्तन छोड़ दे फौरन। राधा फौरन सुमन को बुलाने के लिए आती है, लेकिन सुमन पहले ही वहां से गायब हो चुकी थी। ये कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं पर थी। कहाँ जाएगी माँ, तुम्हारे डर से चली गई होगी घर से बाहर, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं, आज मैं इसे घर में घुसने ही नहीं दूंगी। घर का एक काम नहीं करती, ऊपर से झूठ भी बोलने लगी है। जाने दो न माँ, माना कि अपनी सुमन थोड़ी शरारती है, लेकिन दिल की अच्छी है वो, ये तो आप भी जानती हो ना। हाँ बेटी, लेकिन दुनिया दिल नहीं देखती, आदतों से ही इंसान की पहचान होती है, खास करके लड़कियों की। यहाँ तो तू इसकी गलतियां ढाक लेती है, पर ससुराल में वहां कौन करेगा इसकी हिमायत? सब ठीक हो जाएगा माँ, मैं समझाऊंगी इसे, वो समझ जाएगी और सुधर भी जाएगी। कुसुम ने कई बार सुमन को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे हमेशा से ही बिना कुछ किए बस आराम की जिंदगी चाहिए थी। ना तो उसका घर के कामों में मन लगता था और ना ही पढ़ाई लिखाई में। सुमन, क्या है ये? तेरी तो सप्लीमेंट्री आई है, ये कैसे हो गया? अब जो होना था वो हो गया। सुनना, तो इस बारे में मम्मी को मत बताना, ठीक है? नहीं, मम्मी से कैसे छिपा सकते हैं, उन्हें तो बताना ही होगा। और फिर तुझे सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरने के लिए फीस भी तो चाहिए होगी। उसकी चिंता तू मत कर, फीस के पैसों का इंतजाम मैंने कर लिया है, और पास होने का भी। क्या मतलब? तेरे पास पैसे कहाँ से आए और तू करने क्या वाली है? अरे वो मेरा दोस्त है ना सूरज, उसने सारी सेटिंग कर रखी है, सब हो जाएगा। बस तू मम्मी के सामने अपना मुंह बंद रखना, समझी ना? लेकिन सुमन, ये गलत है, अब भी वक्त है, तू मन लगाकर पढ़ाई कर, मैं तेरी मदद करूंगी। चुप कर तू, और मम्मी के सामने भी चुप ही रहना, समझी? कुसुम सीधी साधी थी, लेकिन बहुत समझदार भी। वो हमेशा सुमन की गलतियों को छिपा लेती थी और अपनी माँ राधा से कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि वो राधा के संघर्ष को समझती थी और नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से राधा को तकलीफ पहुंचे। दूसरी तरफ सुमन थी, जिसे ना तो अपनी माँ की तकलीफों से कोई मतलब था और ना खुद के भविष्य से। वो तो बस आज में जीती थी, बीता हुआ कल और आने वाला कल जैसे उसके लिए था ही नहीं। वक्त ऐसे ही बीतता गया। कुसुम वक्त के साथ और समझदार होती गई और सुमन और भी ज्यादा लापरवाह। मम्मी, मुझे ये शादी नहीं करनी, तुम मेरे लिए लड़के वाले से मना कर दो। हैं? ये क्या बोल रही है? सुमेश को तो तूने ही पसंद किया था ना, फिर अब क्यों मना कर रही है? वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि सुमेश से शादी के बाद सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकूंगी। लेकिन तुमने तो इस कुसुम को फिर मेरे पीछे लगा दिया। क्या जरूरत थी इसका रिश्ता सुमेश के छोटे भाई रमेश से करवाने की? मैंने पहल नहीं की थी, उन लोगों ने खुद ही कुसुम को मांग लिया तो मैं क्या करती? इतने अच्छे रिश्ते को मना कर देती क्या? और वैसे भी इसमें बुराई ही क्या है, बल्कि ये तो अच्छा ही है। कुसुम तेरे साथ रहेगी तो तुझे सही गलत बताती रहेगी। हाँ हाँ, मुझे सब पता है क्या करेगी वो, बात बात पर मेरी माँ बनेगी और मुझे ज्ञान देती रहेगी। सुमन और कुसुम का रिश्ता एक ही घर में तय हुआ था। बड़े भाई सोमेश और सुमन की शादी होने वाली थी और छोटे भाई रमेश के लिए कुसुम को पसंद किया गया था। परिवार बहुत ही अच्छा था, पैसे वाले होने के साथ साथ पूरे परिवार में अच्छे संस्कार भी थे। सुमन को लगा था कि उसके शादी ना करने की धमकी से राधा कुसुम का रिश्ता तोड़ देगी, लेकिन जब ये नहीं हुआ तो मजबूरन सुमन को झुकना ही पड़ा और दोनों बहनें एक साथ एक ही घर की बहू बन गई। सुमन, ये ले, पूजा पर ये साड़ी तू पहन ले। ना,
मैं नहीं पहनने वाली। शादी को पूरे 15 दिन हो गए और मेरा दिमाग खराब हो गया ये सब पहनते हुए। मैंने आज के लिए ये खास ड्रेस मंगवाई है ऑनलाइन, ये देख। अरे ये क्या है? तू पूजा पर ये ड्रेस पहनेगी? तेरा दिमाग तो ठीक है। दिमाग तेरा ठिकाने पर नहीं है जो यहां भी मुझे ज्ञान देने की कोशिश कर रही है। देख कुसुम, हम ट्विंस हैं, तो अब तक ना तू मुझसे बड़ी थी और ना ही मैं तुझसे, पर यहाँ रिश्ता बदल गया है। यहाँ मैं तेरी जेठानी हूं और तू मेरी देवरानी, तो ज्ञान देने का काम मेरा है, समझी ना? चल अब जा यहां से। सुमन की बात सुनकर कुसुम को बुरा तो लगा, पर वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में वापस आ गई। हालांकि उसे मन में बस एक ही डर था कि शाम को पूजा में क्या होगा। सुमन ने जैसा कहा था वो अपनी मॉडर्न ड्रेस पहनकर ही तैयार हुई, लेकिन वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली तो ओह सॉरी, गलती हो गई, पता नहीं कहाँ ध्यान था मेरा। मुझे सब पता है, तेरा सारा ध्यान बस इसी बात पर था कि कैसे तू मेरी इतनी अच्छी ड्रेस खराब करे, जो तूने आखिर कर ही दी। सच में कुसुम, समझती तो मैं पहले भी थी, पर अब पूरा यकीन हो गया है कि तू मुझसे कितना जलती है। तूने जानबूझकर मेरी ड्रेस खराब की है ताकि मैं सबके सामने तुझसे अच्छी ना दिखने लगूं। अब मैं क्या पहनूंगी? मेरे पास बस यही तो एक ड्रेस थी। तू चिंता मत कर सुमन, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आती हूँ, वही वाली जो तुझे पसंद थी, पर माँ ने मुझे दे दी थी। तू उसे रख ले और आज वही पहन ले। हा, मेरी इतनी महंगी और बढ़िया ड्रेस खराब करके अब मुझ पर एहसान करना है तुझे? तू रहने दे, जब मुझे वो साड़ी चाहिए थी तब तो तुझसे दी नहीं गई, और अब बड़ी आई है मुझे साड़ी देने वाली। सुमन को मजबूर होकर वो ड्रेस बदलनी ही पड़ी। ये सच था कि कुसुम ने ये सब जानबूझकर किया था, लेकिन ये सब उसने सुमन के भले के लिए ही किया था और आगे भी वो ऐसा ही करती रही। सुमन जब भी कोई गलती करती तो कुसुम किसी न किसी तरह से उसे बचा ही लेती थी, यहां तक कि वो सुमन की गलतियों को भी अपने सिर पर ले लेती थी। उफ, ये सब्जी में नमक इतना तेज क्यों है? और ये पराठे, ये भी कच्चे हैं। बहू, क्या है ये सब? अब सॉरी माँ जी, वो गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वो खाना कुसुम ने नहीं बल्कि सुमन ने बनाया था, जो पास में ही खड़ी थी पर कुछ बोली नहीं। फिर बाद में, क्या जताना चाहती थी तू कि बड़ी महान है तू? ठीक है, फिर आज से तू ही बनाना सबके लिए खाना। सुमन ने ऐसा ही किया। उसने घर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई और घर का सारा काम कुसुम पर ही आ गया। सुमन बड़ी चालाकी से कुसुम से घर का सारा काम करवा लेती और आखिर में खुद आगे रहकर सारा क्रेडिट ले लिया करती थी। दोनों बहनों की एक सी शक्ल होने की वजह से कोई भी सुमन की ये चालाकी नहीं समझ पाया। फिर एक दिन, सुमन बेटा जाओ, अंदर से गर्म पानी ले आओ, मुझे अपने पैरों की सिकाई करनी है। हैं? पर मैं तो, अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। उफ, इस बुढ़िया को भी अभी रोकना था मुझे। इतनी मुश्किल से तो सोमेश को मुझे बाहर ले जाने का टाइम मिला है। वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे होंगे और ओफो, लगता है लेट हो जाऊंगी। जल्दबाजी में गर्म पानी ले जाते हुए सुमन का पैर फिसल गया। सुमन के साथ बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन कुसुम ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने सुमन को संभाला, लेकिन इस सब में सारा गर्म पानी उसके खुद के ऊपर गिर गया, जिस वजह से उसका शरीर काफी हद तक जल गया। अब कुसुम बिस्तर पर थी और सुमन शर्मिंदा। कुसुम, ये क्यों किया तूने? मैंने हमेशा तेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया, फिर भी तूने मुझे क्यों बचाया? देख, मेरी वजह से क्या हालत हो गई तेरी। कोई बात नहीं, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, और तूने भी तो हमेशा वही किया जो तुझे ठीक लगा। सुमन, तू मुझसे भले ही कोई रिश्ता निभा या ना निभा, पर मेरे लिए तू हमेशा मेरी प्यारी बहन ही रहेगी। सुमन को अब जाकर अपनी गलतियों के साथ साथ कुसुम की अहमियत का भी एहसास हुआ था। दोनों भले ही जन्म से जुड़वा बहनें थीं, लेकिन इनके रिश्ते में ये जुड़ाव पहली बार आया था। इसके बाद से सब बदल गया। सुमन ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। वो घर की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ कुसुम का भी खूब अच्छे से ख्याल रखने लगी, क्योंकि अब वो कुसुम की जेठानी से उसकी बहन जो बन गई थी। Please subscribe this channel.